Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Konaksha High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters of such companies. We talk to them about their company's business model, their growth journey, and the future growth prospects going forward. And today, friends, we've got a very interesting company which is going to hit the capital market from the SME space. The company's name is Shivalik Power Control Limited, and we have the pleasure of having the top management team. We have got Mr. Amit Kanwar Jindal, who's the founder and managing director of the company. Uh, Amit ji, welcome to the show. Thank you very much, sir. Time spent करने के लिए. And we Thank also have the Chief Growth Officer, Mr. Love Mangla. लव जी आपको भी बहुत थैंक यू टाइम करने के लिए. तो पहला सवाल अमित जी जो मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या मेन प्रोडक्ट्स है और कौन से सेक्टर्स को हम ज्यादातर केटर करते हैं. और सर जस्ट फॉर अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि सर आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इससे हमको आपकी कंपनी के प्रोफाइल और स्टेचर के बारे में और थोड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी. सो प्लीज इफ यू कैन बिगिन. Thanks, Avinash ji, for giving me this opportunity to present myself and my company. I am Amit Kanwar Jindal, founder and managing director of Shivalik Power Control Limited. As Shivalik, we ensure that wherever electricity is used, it is safe and reliable. Shivalik is into design and manufacturing of electrical panels, both LT and HT both, and we ensure that wherever power goes from our panel, it must be safe, reliable, and uninterrupted. As far as my journey is concerned, I am 2000 BTech passed in electrical. I started my career with rupees 7,000. 2004 में मैंने इसको शुरू किया था सर. छोटी सी जगह 400 स्क्वायर फीट का रेंटेड परमिसेस था और 50,000 रुपए से ये कंपनी शुरू की थी, जो कि आज काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है. और हम सभी तरह के पैनल्स बनाते हैं और हम एक लीडिंग ब्रांड है मार्केट में, जो कि सभी सेगमेंट्स, चाहे वो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है. हम 20 डिफरेंट सेक्टर्स में 500 क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जो कि डाटा सेंटर है, पेपर है, शुगर है, सीमेंट है, FMCG है, एनी इथेनॉल है, एनी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल है. और उनके जो टॉप क्लाइंट्स हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं और हम उनसे रिपीटेड बिजनेस ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात होती है. और हम 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अभी तक कनेक्ट कर चुके हैं अपने पैनल्स के थ्रू. और जहाँ तक प्रेसीजन का सवाल है, अभी G20 समिट हुआ था दिल्ली में, उसमें जो ऑडियो, वीडियो और जो कैमरा था वो सारे पैनल्स शिवालिक के थ्रू ही गए थे. अभी हम एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का डाटा सेंटर कर रहे हैं, जो कि बैंकिंग का बैकबोन है. और आरबीआई डाटा सेंटर भुवनेश्वर में हम पैनल्स दे रहे हैं HP के थ्रू. तो बड़े गर्व की बात होती है शिवालिक जहां से शुरू हुआ और आज जहां पर है. हमारा प्लांट है जो 1.25 लाख स्क्वायर फीट में वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है. वर्ल्ड की बेस्ट मशीनें हैं हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए अपने कस्टमर को. तो मैं यही सबमिट करना चाहूंगा अविनाश. बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपने आर्टिकुलेट किया. अमित जी अभी मेरे को बताइए कि ओवरऑल अगर हम मैक्रो अपॉर्चुनिटी देखें, आपने सही कहा कि 20 सेक्टर है, 500 क्लाइंट है, बट अगले 3-4 साल में होपफुली अगर इकोनॉमी इस ग्रोथ से चलेगी, 7-8% GDP ग्रोथ अगर होता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो गवर्नमेंट पहले से ही पुश कर रही है, अगर ऐसा होता है तो आपके अनुमान के हिसाब से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारी कंपनी को अवेलेबल बनेगी और हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटलाइज करेंगे, तो इसके बारे में कुछ बताइए. सर अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बहुत सारे कैपेक्स आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट की जितने भी प्लान्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, हाईवेज हो, पैनल ऐसी चीज है हर जगह चाहिए सर. हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंडस्ट्री हो, जितने भी कैपेक्स हो रहे हैं सर, इतने स्टील प्लांट आ रहे हैं, इतने सीमेंट प्लांट आ रहे हैं, हर जगह कैपेक्स चाहिए. तो कैपेक्स के साथ जहां जहां भी बिजली का यूज है, और आने वाले टाइम में हम सस्टेनेबिलिटी और नेट जीरो की बात कर रहे हैं. नेट जीरो और सस्टेनेबिलिटी दोनों में पावर ही मेन है सर. और इन सब के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल्स की ह्यूज रिक्वायरमेंट आने वाली है. तो हम तो अपना बिजनेस बहुत बड़ा होते हुए देख रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है. हम आप देखिए ना सर, ईवी के थ्रू हम
पेट्रोल और डीजल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जनरेशन के मेथड, जैसे अभी सोलर कर रहे हैं हम सस्टेनेबिलिटी के लिए, नेट जीरो के लिए, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जनरेशन और कंजप्शन दोनों के तरीके चेंज हो रहे हैं, पर जो पैनल है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वो ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हुए हैं, पर वो मेथड सेम है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बात क्लियर है कि आने वाले 3-4 साल में पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ में, और इसमें डेफिनेटली हमको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक बेसिक प्रोडक्ट है जो मेरे ख्याल से इसकी खपत काफ़ी अच्छी तरह से आगे भी होगी। तो आई थिंक नाइस टू हियर दैट अमित जी। अमित जी, अभी थोड़ा-सा कस्टमर के बारे में बताइए। मैंने ऑफ कोर्स थोड़े बहुत नाम तो आपके प्रेज़ेंटेशन में देखे थे, बट आपके हिसाब से सर व्हिच आर योर मार्की कस्टमर्स? थोड़ा-सा अगर आप फ्लेवर हमको दो, तो उससे भी हमको थोड़ी-सी और जानकारी मिलेगी कि कंपनी कितनी अच्छे और बड़े ग्रोइंग कस्टमर्स को कैटर करती है। सर, हर सेगमेंट में जो भी टॉप कस्टमर है, जैसे अगर हम सीमेंट की बात करें तो जेके सीमेंट हमारा कस्टमर है, मानिकगढ़ सीमेंट, मैयर सीमेंट, बिरला सीमेंट, ये सभी हमारे कस्टमर है। रिलायंस सीमेंट, एसीसी, ये सभी हमारे कस्टमर है। स्टील में बात करें तो जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, टाटा, क्रेस्ट स्टील, ये सभी हमारे कस्टमर है। डाटा सेंटर की बात करें तो एचपी हमारा कस्टमर है, एयरटेल हमारा कस्टमर है। सभी जितने भी टॉप देखेंगे आप, बिल्डिंग्स में बात करें तो गोदरेज हमारा कस्टमर है, हीरो होम्स हमारा कस्टमर है, यूनिटी हमारा कस्टमर है। इंडस्ट्री की बात करें तो एचईजी हो गया, जितने भी आप देखेंगे ऑटोमोबाइल में मारुति हो गया, होंडा हो गया, ये सभी हमारे कस्टमर्स हैं, और हम इनको रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं पैनल सर। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात बताइएगा अमित जी कि अभी जो करंट ग्राउंड लेवल पे जो आपको डिमांड के सिग्नल मिल रहे हैं, कस्टमर से आप बात करते होंगे, तो सर अगले साल का, यानी विदाउट गिविंग अ नंबर, क्योंकि अभी एफवाई 24 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अभी हम एफवाई 25 में उतर गए हैं। तो सर मोटा-मोटी एफवाई 25 में आपको डिमांड आउटलुक कैसे लग रहा है? यानी कैन वी अज्यूम द सेम काइंड ऑफ ग्रोथ व्हाट वी हैव डन फॉर एफवाई 24, और शुड वी डू समथिंग बेटर फॉर एफवाई 25 इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? नहीं, एफबीआई 25 में डेफिनेटली यहाँ से तो बहुत आगे ग्रोथ होगी सर, क्योंकि डिमांड ही इतनी आ रही है, इतनी इंक्वायरीज हो रही हैं, पाइपलाइन में इतनी इंक्वायरीज हैं, ऑर्डर इन हैंड भी अच्छे हैं हमारे पास, तो काफी बड़ा स्कोप हम देख रहे हैं सर। बिल्कुल। तो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी होगी अमित जी? अभी करंटली अपना प्लांट की कैपेसिटी मोटा-मोटी कितनी होगी? कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है? क्या हम ये प्लान कर रहे हैं कि अभी पब्लिक इश्यू होगा तो थोड़ा-सा कैपेक्स के लिए भी पैसा लगाएँगे? आई मीन इसके बारे में कुछ बताइए सर। सर, अभी जो हमारा प्लांट है वो 230 से 240 करोड़ तक आराम से इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। हम अप्रोक्सीमेटली 50% पे उस पे चल रहे हैं। अभी हम कोई मेजर कैपेक्स नहीं करने वाले अगले 2 साल। पहले ये हम 200-250 करोड़ तक पहुंचाएंगे बिजनेस को, उसके बाद कैपेक्स के अगर जरूरत पड़ी तो सोचेंगे। तो अभी जो हम छोटा सा कैपेक्स कर रहे हैं, हमने अपने डीआरएचपी में भी लिखा है, वो हम ऑटोमेशन की तरफ कर रहे हैं, और कुछ प्लांट के बॉटल नेक्स हैं उनको खत्म करने के लिए बहुत मामूली सा कैपेक्स कर रहे हैं। ओके, ये समझ गया। बट मेरे को एक बात बताइए अमित जी, ये जो हमारा बिज़नेस है, ये ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव है या इसमें टेक्नोलॉजी प्लेज़ अ बिग रोल, कि ज़्यादा लोग नहीं लगते, वही एम्प्लॉयी फोर्स से आप रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हो? अगर आप 230-240 करोड़ का रेवेन्यू बोल रहे हो मोटा-मोटी अगले द 2 साल में, यानी ये प्लांट से आ सकता है, तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी या मोटा-मोटी थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करके आप इसी से क मैनेज कर पाओगे? ये ज़रा बता दीजिए। सर, ये जो बिजनेस है मिक्स एंड मैच है। मतलब जैसे हमारा जो शीट मेटल या बस बार का काम है, वहां पर हमने बहुत हाई एंड मशीनें लगा रखी हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट है, जैसे ट्रूम्फ जर्मनी, या हम बात करें एलवीडी की, या मैक्सन की, या गैस्प्रीनी की, या माइडा की, ये सब मशीनें हमारे पास हैं ऑटोमेशन के लिए। तो इनसे हमारी जो कैबिनेट है वो बहुत तेज बनता है। पर अब बस बार भी बहुत तेज बनती है। पर अब जहां वायरिंग की बात आती है, वायरिंग में भी हमने मशीनें लगा रखी हैं, जैसे क्रिम्पिंग की, स्ट्रिपिंग की, पर फिर भी वो लेबर इंटेंसिव जॉब है। तो ये मिक्स एंड मैच है। उसमें हम बॉटल नेक खत्म करने के लिए कुछ और मशीनें ला रहे हैं, पर ये मिक्स एंड मैच है। पर हमने काफी ऑटोमेशन कर रखा है अपने प्लांट में, और बहुत ही लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास मशीनें लगा रखी हैं। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से वापस आपने समझाया कि मिक्स एंड मैच है। अमित जी, मुझे बताइए कि हमारा जो एलटी पैनल का जो बिजनेस है, एलटी और एचटी आपने जो बताया, इसमें मोटा-मोटी हमारे पास कितने एसक्यूज होंगे? क्योंकि हर कस्टमर की साइज और रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी अलग रहेगी।
तो हमारे बिजनेस में क्या एसक्यूज आप बना के रखे हैं, या बेसिकली इट इज लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट कि जैसे पैनल बनता है वो आपको डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई करना है, या सम कस्टमाइजेशन आल्सो हैपेंस फॉर पर्टिकुलर कस्टमर? सो इसके बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने, और आपको बहुत नॉलेज है, आप एलटी एसटी और ये सब बात कर रहे हैं। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो कस्टम बिल्ट है। हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट मिलती है, हम उसका डिजाइन पास करवाते हैं, उसके बाद ही हम पैनल्स को मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं। हमारा कोई भी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऐसा है जो हमने दिया और फिट हो गया। सारा का सारा कस्टम बिल्ट आइटम्स है, और वो स्पेसिफिकली उसी कस्टमर के लिए, उसी प्रोजेक्ट के लिए बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेसिकली इसमें मतलब बेसिकली मैं ये मान के चलूँ कि अगर कोई कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है, क्वालिटी अच्छी है, एग्जीक्यूशन सर्विस अच्छा है, तो वो कस्टमर आपसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं, वो सालों-साल वो रिलेशनशिप चलता रहेगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू कस्टमाइज़ द प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर। सो बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। जो फाइनेंशियल टर्म्स में हम बोलते हैं ना कि भाई कॉम्पिटिटिव मोट और जो स्टिकीनेस होता है धंधे में, वो बहुत मजबूत है आपका। तो बहुत अच्छा हाँ, लगा बहुत ये मजबूत सुन है। के। तो अमित जी, अभी मेरे को बताइए कि हमारे धंधे में बेसिकली अगर हम आज इतने सालों से आपने कंपनी खड़ी कर दी है, अभी प्रोडक्ट क्वालिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद मेनी मार्की कस्टमर्स। टेल मी वन थिंग सर, व्हाट इज द की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर शिवालिक व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर प्लेयर्स इन द सेम इंडस्ट्री? सर फाइनेंशियली तो सबको पता है, बट क्वालिटेटिवली सर 2-3 ऐसे पॉइंट्स जो आप बता सको कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छी है। तो 2-3 पॉइंट सर हमारे लिए बताइए जो क्वालिटेटिवली यू स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। सर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो नो डाउट हमारे बाकी कंपटीटर से काफ़ी अच्छा है, और हमारी जो सर्विस है वो भी अच्छी है, और हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं कस्टमर्स के लिए। हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत रीचेबल हैं। तो और हमने अपनी जो कंपनी है इसमें जो लोग हैं वो एक बड़े बिजनेस एंटरप्रेनर की तरह हमने बनाया उसको। मतलब हर 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 डिपार्टमेंट का एक एचओडी है, वो एचओडी पूरा सक्षम है अपना काम करने के लिए। हमारी जो टीम है वो बहुत ही वैल्यूएबल टीम है, और बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। उसी टीम की वजह से सर आज मैं यहाँ हूँ, और उसी टीम के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ सर सब। वो टीम जो है मेरी वो बहुत अच्छी है, और उसी की वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुंचा। तो हमारा डिजाइन पार्ट, हमारी ये सब चीजें बहुत अलग है। हमारा सर्विस पार्ट, हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो 2004 में 2005 में मेरे कस्टमर थे, और वो भी ग्रो किए हैं, आज हम भी ग्रो किए हैं। कभी हम उनसे कभी छोटे ऑर्डर लेते थे 6 लाख के 2004 5 6 में, आज वो मेरे को 8 8 9 9 10 10 करोड़ के ऑर्डर देते हैं। तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे क्या है, और वो दे रहे हैं रिपीटेडली। मेरे को बहुत सारे कस्टमर्स हैं ऐसे। नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा लगा सुन के अमित जी। अमित जी मेरे को बताइए कि ये बिजनेस में मोटा-मोटी सर प्राइसिंग कैसे काम करता है? लाइक इज इट रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस जो भी मार्जिन होता है, या मान के चलिए कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं कि भाई आपने एक बार डिसाइड किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी वैल्यू है। तो बेसिकली इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर बीच में कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया या कुछ वेरिएबल बढ़ गए, तो उसमें मोटा-मोटी आपको प्राइस इंक्रीज बाद में मिलता है, या इज इट प्योरली ऑन फिक्स्ड प्राइस बेसिस व्हिच यू नेगोशिएट विद द कस्टमर्स? सर ओवरऑल सर, प्राइसिंग के बारे में बताइए। सर ये ना फिक्स प्राइस ही रहता है सर। हाँ, मतलब बहुत रेयर चांस होता है कि हमारे काम में कस्टमर हमें प्राइस एक्सक्लेशन दे। उसी हाँ, प्राइस को जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है तो हमें तुरंत उसको आगे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं हम, मेटल का, स्विच गियर का, हाँ, सब चीजों का, ताकि अगर प्राइस चेंज भी होता है कल को तो हम पे हाँ, इम्पैक्ट ना आए। इन द मीन वाइल हम ड्राइंग अप्रूव करवा रहे होते हैं। तो हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये फिक्स प्राइस ही रहता है इसका। अच्छा। और मोटा-मोटी सर पिछले 2-3 साल से सर वॉल्यूम ग्रोथ कितना है? अगर फिक्स्ड प्राइस है तो मैं मान के चलता हूँ कि सर आपको कहीं न कहीं वॉल्यूम का बेनिफिट मिला है। लाइक करंट ईयर दैट इज़ एफवाई 24-23। तो सर मोटा-मोटी वॉल्यूम ग्रोथ पे आपका क्या विचार है कि कम से कम डबल डिजिट में हम वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड कर पाएँगे? क्योंकि अगर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर वो तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस आपको कवर अप करना है, इन्फ्लेशनरी कॉस्ट कवर अप करना है, और फिर स्टिल यू हैव टू रिमेन प्रॉफिटेबल। So volume growth, sir, can we assume in the next say 2 to 3 years will be at least in double digits? मान के चले कि भाई 10-12% तो कंफर्टेबली होना चाहिए, या उससे भी बेहतर होगा? सर ये उससे भी बेहतर होगा, और हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल का बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे हमारी टॉप लाइन बढ़ती है ऑटोमेटिकली बॉटम लाइन भी बढ़ती है सर हमारी। तो हमें अच्छा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बहुत बढ़ता है, और डबल डिजिट नहीं है तो बहुत अच्छा होना है सर आगे, बहुत अच्छा। ओके, ओके।
हम आप देखेंगे लास्ट ईयर्स में भी हमने बहुत अच्छी ग्रोथ से हम यहाँ पहुंचे हैं। हम लास्ट 20 ईयर में 35% के CAGR से बढ़े हैं सर। तो डबल डिजिट से तो बहुत आगे हैं सर। ये नंबर्स बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं। अमित जी, मेरे को एक बात बताइए कि मोटा मोटी फिर हम मान के चले कि अभी तो बेस हमारा बहुत छोटा है, अगेन विदाउट टेकिंग अ नंबर फ्रॉम यू सर, अगले 2-3 साल में वी शुड सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर द कंपनी, बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ रही है, आपका एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे तेजी से आई थिंक इसकी एप्लीकेशंस बढ़ेंगी। तो मोटा मोटी जो अभी आपका टर्नओवर मेरे ख्याल से काफी छोटा है, 64-65 करोड़ का, तो अगले 2-3 साल में वी शुड डेफिनेटली सी बिगर नंबर्स एंड बिगर प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स। तो ये बात मान के चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और सर लास्ट ईयर हमने 82 किया था। ये जो आप नंबर बता रहे हो अभी 64, ये 31 दिसंबर तक के नंबर है सर। और हमारे बिजनेस में भी ऐसा है कि सेकंड हाफ थोड़ा सा हैवी रहता है, तो इस साल हम एक अच्छा खासा माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं सर। और अगले आने वाले 2 सालों में तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। हमें लगता है हम 2 गुना या 2.5 गुना तक आराम से पहुंच पाएंगे। अच्छा, अभी मैं लव जी से बात करूंगा, उनको काफी समय तक मैंने इंतजार करा है, तो लव जी सॉरी फॉर दिस, बट लव जी अभी मेरे को फाइनेंशियल के बारे में बताइए। जैसे अभी अमित जी ने कहा कि ऑलरेडी दिसंबर तक 64 करोड़ हो गया। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दिस इज सिंगल ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं कोई भी प्राइस एक्सेलरेशन का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आता। मेरे को कोई ऑर्डर मिला 10 CR का जो मेरे को अगले 4 महीने में डिलीवर करना है, तो मैं वो जितना भी मेरे को उसके रिलेटेड रॉ मटेरियल बुकिंग करनी है तो मैं शुरू में कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो वो कभी इफेक्ट्स नहीं आते, कोई लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स होते ही नहीं है, दे ऑल आर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। It is on a contract to contract basis, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आ गया वो आपको डिलीवर करना है। जस्ट शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वी हैव टू डिलीवर इन 3 to 5 months जनरली। ओके, समझ गया। तो आई थिंक उस हिसाब से देन यू आर वेरी एडिक्वेटली कवर्ड अप फॉर द रॉ मटेरियल। एग्जैक्टली इस यही रीजन है कि जनरली जो हमारा इन्वेंटरी लेवल है वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे रहते हैं, क्योंकि टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन वी जनरली बुक द रॉ मटेरियल एट द टाइम ऑफ गेटिंग द ऑर्डर्स। ओके, तो बेसिकली ये मान के चलो लव जी की जब ऑर्डर आपको मिलता है तभी आप इन्वेंटरी बुक करते हो, यानी उसके पहले आप। हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जो मेरी टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स का जो मेजरली 60% पार्ट है वो हम OEM से परचेज कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। तो OEMs पे मैं जैसे मेरे को ऑर्डर मिलता है तो मैं जब ही उनको ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ उस लेवल पे हमारे को नेगोशिएशंस की पावर होती है, नेगोशिएशंस का स्कोप होता है, और हम वहाँ पे नेगोशिएट करते हैं और अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। ओवरऑल जो प्रोडक्ट होता है इसमें जो मेटल कंपोनेंट होता है वो अराउंड 10 to 12% होता है। ठीक है, तो मेटल का हम जितनी बुकिंग करते हैं वो ऑर्डर इन हैंड्स के हिसाब से हम उसे प्लेस करते रहते हैं। तो प्राइस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट आज तक 20 इयर्स की हिस्ट्री में कभी हमारे पे नेगेटिवली नहीं आया है। नहीं समझ गया, ठीक है। अच्छा लव जी, अभी मैं पूछ रहा था कि फाइनेंशियल ईयर FY23 और उसके बाद अभी FY24 में 9 मंथ्स का नंबर बहुत ही बढ़िया आ गया, तो इसका मेन रीजन क्या है? ज्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं या हमने ज्यादा काम एग्जीक्यूट किया है, और मार्जिन्स भी बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो चुके हैं। इनफैक्ट जो आपने पिछले साल किया वो आपने 9 महीने में ऑलरेडी अचीव किया है। तो मुझे पूछना है कि सर ये जो ट्रेंड है, कैन वी एज्यूम दैट दिस प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड कैन कंटिन्यू इवन इन FY25? और सर इसमें वॉल्यूम ग्रोथ विल इट प्ले अ बिग रोल, और इसमें बेसिकली थोड़ा सा प्राइसिंग बेनिफिट भी आपको मिलेगा, वो भी मिल सकता है, मार्जिन्स भी हम इजाफा देख सकते हैं इसमें? बिल्कुल सर, मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि सर टिल 21-22 तक हम जनरली जितनी भी परचेज थी थ्रू डीलर्स करते थे। जो OEMs वाला पार्ट था, अगर मेरे को Schneider का या Siemens का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो मैं डीलर्स के थ्रू लेता था। आफ्टर 22 ये हमारी डायरेक्ट परचेज स्टार्ट हो गई है सर। अच्छा, ओके, ठीक है, तो उससे काफी मार्जिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। ठीक है, तो और वो सीधा मेरे ग्रॉस लेवल पे इफेक्ट आया है। ठीक है, दूसरा सर क्या होता है हमारे बिजनेस में, जैसे ही मेरे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो मेरी नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है विद द OEMs। ठीक है, मतलब नॉट ओनली इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मेरे को मिलता है, मेरे ग्रॉस मार्जिन पे भी बेनिफिट मिलता है विद द वॉल्यूम्स, विद द राइज इन वॉल्यूम्स, क्योंकि मेरे परचेज की नेगोशिएशन पावर इंप्रूव हो जाती है काफी। तो ये मेन रीजन है, क्योंकि मेरा जो लास्ट ईयर 22-23 में ग्रोथ था वो काफी बड़ा ग्रोथ था,
तो उस टाइम क्योंकि मेरे वॉल्यूम्स काफी थे, तो वहां से हमारे वो मार्जिन्स बेटर होने शुरू हो गए काफी। एंड दिस विल कंटिन्यू, क्योंकि जैसे जैसे मेरे वॉल्यूम, जिस तरह से मार्केट में डिमांड है सर, तो ये वॉल्यूम्स राइज होंगे और मेरे मार्जिन्स बेटर ही रहेंगे। बिल्कुल। लव जी, और एक इम्पोर्टेंट सवाल जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, अभी अमित जी ने कहा कि हम 50% के आसपास यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, और ये जो प्लांट है ये हम आगे चल के अच्छी तरह से और रैंप अप भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल टर्म में सर हमको ऑपरेटिंग लिवरेज का भी बेनिफिट मिलेगा अगर वॉल्यूम बढ़ता है और आपका प्लांट ऑलरेडी 50% के आसपास चल रहा है, तो 50 से अगर 80% हो गया तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज का भी बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ सर, हमने ये कैपेक्स 2018 में कंप्लीट किया था, और उस टाइम मतलब हमारी जो टोटल कैपेसिटी है आज के टाइम में वो अराउंड 250 CR तक का टर्नओवर करने की है। ठीक है, मतलब हम करंट लेवल से अराउंड 3 टाइम्स तक टर्नओवर कर सकते हैं। हमने जो आईपीओ प्लान किया है तो उसमें माइनर एक कैपेक्स डाला है अराउंड 7.5 CR का। दिस कैपेक्स इज मेजरली फॉर द ऑटोमेशन प्रोसेस, क्योंकि जो हमारा ऑन फ्लोर टाइम है आज के टाइम में, ऑन फ्लोर टाइम जो है वो थोड़ा उसको हम कम करना चाहते हैं, जिससे मेरी वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव हो। तो ऑन फ्लोर टाइम को कम करने के लिए मैं उसमें कुछ जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनमें कुछ ऑटोमेशन वाली मशीन्स इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो मेरा कैपेक्स का पार्ट है वो एक, क्योंकि हमारे प्रोसेस में क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में, 2 पार्ट में मैं मैन्युफैक्चरिंग को डिवाइड कर सकता हूँ। वन इज मशीनिंग पार्ट एंड वन इज मैनुअल असेंबली पार्ट। तो मशीनिंग में हम ऑटोमेशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और मैनुअल असेंबली में तो केवल हमारे को स्पेस चाहिए होता है, अदर देन द एम्प्लॉइज लेबर स्पेस चाहिए होता है। तो स्पेस को हम टेरेस पे जो हमारी टॉप फ्लोर है उस पे हम पूरी शेडिंग कर रहे हैं। तो वो भी हमारा अराउंड स्पेस जो ओवरऑल स्पेस है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगा, जो मेरे पास अवेलेबल स्पेस आज है। विद द माइनर कैपेक्स ऑफ अराउंड 7.5 CR हम इजीली 250-260 CR अचीव कर सकते हैं विद द सेम एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। आई थिंक बढ़िया सर, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। लव जी, अभी थोड़ा सा लेट अस आस्क यू अबाउट द फंड रेजिंग प्लान। हम कंपनी की आईपीओ कर रहे हैं, तो सर मोटा मोटी आपने कैपेक्स का बारे में तो बता दिया, लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए भी इस आईपीओ से आप पैसा जुटाएंगे? आई मीन मोटा मोटी कितना बड़ा आईपीओ का प्लान है हमारा, अगर वो बता दे। आईपीओ साइज इज अराउंड सर 65 CR, अराउंड 50% विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द वर्किंग कैपिटल। ओके, या क्योंकि सर होता क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े साइज के ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे होते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हाँ बरोबर, क्योंकि बड़े साइज के ऑर्डर्स में जो ऑन फ्लोर टाइम है वो बढ़ जाता है। ओके, so that's why only। समझ। अच्छा, ये अभी वर्किंग कैपिटल की जब बात हुई है लव जी, तब मेरे को बताइए कि मोटा मोटी सर हमारे जो कस्टमर्स है, बहुत नए एज वेल एज जो पुराने कस्टमर है, सर हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी लंबी है? लाइक फ्रॉम द टाइम यू take the inventory for a particular order, executed, the customer pays back to you. So broadly sir, what is the working capital cycle? और ये एक बार आपको देखिएगा, उसके बाद सर वर्किंग कैपिटल में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आने की अपेक्षा रहेगी वो साइकिल की। बिल्कुल बिल्कुल सर, currently our working capital cycle is around of 140 to 150 days, which will obviously improve after we incorporate some automation process in our manufacturing। ओके, एक तो ऑटोमेशन होगा और प्लस जो लिक्विडिटी आपको मिलेगी एडिशनल वर्किंग कैपिटल, वो भी आपको काफी फायदे में रहेगी। काफी। अमित जी, अभी आपको एक सवाल है जो एज अ प्रमोटर मैं पूछना चाहूंगा कि सर आपने कहा कि आपने 7,000 रुपए से एक छोटी सी कंपनी शुरू की, आज काफी बड़ी कंपनी हुई है। सर अभी नए इन्वेस्टर्स आपके ग्रोथ जर्नी में ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए भी ग्रोथ बहुत सारा मिलेगा। तो एज अ प्रमोटर अमित जी, आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, शेयर बाजार में तो सारे लोग पैसा बनाने को आते हैं, बट फ्रॉम अ वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगले 2-3 साल की बात मैं करूं तो सर आप कैसे ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करेंगे? सर इसके बारे में थोड़ी सी सर आपका अगर आप मैसेज दो तो दैट विल बी रियली बी गुड। सर हम इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल मेरे लिए एकदम हार्ट की तरह है सर, किसी भी बिल्डिंग का एकदम हार्ट है। तो लोग हम पे भरोसा करते हैं सर, हमें पैनल का ऑर्डर देते हैं, हम पे भरोसा करके देते हैं। तो अब तक हमने कस्टमर्स का भरोसा जीता है, और पिछले 18-20 सालों से लोग हमें रिपीटेड काम कर देते आए हैं सर। और हमें वहां से उस छोटी सी कंपनी से जिसने पहले साल 27 लाख का काम किया, आज यहाँ तक पहुंचा दिया। तो हमें इतनी ग्रोथ मिली है। तो मैं अपने जितने भी, अब मेरे पास 2 हो गए सर, पहले सिर्फ मैं कस्टमर का ध्यान रखता था, अब मैं शेयर होल्डर का भी ध्यान रखना है।
और मैं और मेरे शेयर होल्डर मिलके हम कस्टमर का तो ध्यान रखेंगे सर। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि वो जो भरोसा बनाएंगे, मैं उनका भरोसा कभी तोड़ूंगा नहीं सर। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, और आई थिंक आपकी ट्रैक रिकॉर्ड ये बताती है कि सर आप डेफिनेटली यू विल मेंटेन एंड एनहांस योर ट्रैक रिकॉर्ड फर्दर। और सर बाजार तो डेटा का मालिक है सर, डेटा अगर अच्छा आता है, परफॉर्मेंस अगर अच्छा आता है, तो सर उसमें कोई पीछे सोचने वाली बात नहीं है। सर आखिरी सवाल अमित जी आपको, जो बहुत एलिमेंट्री है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है, आपने रिस्क लेके काफी छोटे लेवल से बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, आगे भी बड़ा होगा। मेरे को एक बात बताइए कि सर ये बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इज इट द रॉ मटेरियल रिस्क, इज इट एग्जीक्यूशन, इज इट मेंटेनिंग हाई कस्टमर लेवल सेटिस्फेक्शन? तो सर ये धंधे में रिस्क क्या है? आई मीन अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, सारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन कोविड को अगर हमने छोड़ दिया तो मेन रिस्क क्या होता है? व्हाट इज द मेन वेरिएबल टू रिमेन प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस? इफ यू कुड प्लीज शेयर योर थॉट्स। सर पिछले 20 सालों में हमने ऐसा, मतलब मेरे को तो कोई रिस्क दिखा नहीं सर, और हमने तो हर साल ग्रोथ ही पाया है। इवन आप कोविड में भी देखेंगे, कोविड में क्या हुआ सर, हॉस्पिटल्स को, मेडिसिन वालों को, इन सबको पैनल की डिमांड एकदम बहुत बढ़ गई सर। तो मेरे को तो कोविड के अंदर भी हमारी सेल कभी डिप नहीं हुई सर, हमने अपनी लास्ट ईयर की सेल से बढ़ा के ही सेल की है सर। तो मेरे को तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं दिखता सर, मतलब मैं तो हर साल हमने ग्रो ही किया सर, और हर साल हमारा बिजनेस लास्ट 20 ईयर से प्रॉफिटेबल ही रहा है सर, हर साल। मतलब अगला साल उससे बेहतर होता है सर। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यही पूछना था जस्ट टू कंक्लूड कि सर इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन जो कस्टमर डिमांड करते हैं कि भाई जैसे लव जी ने कहा भाई 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मेटिकुलसली 4 महीने में ही आपको सप्लाई करना है, तो टाइमली एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो अ रिस्क। आई मीन यहाँ पे अगर कुछ 19-20 हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू। नहीं ऐसा 19-20 सर कभी होता नहीं, क्योंकि ये सफिशिएंट टाइम होता है सर। ड्राइंग जितना टाइम कस्टमर ड्राइंग अप्रूवल में लगाता है उतने टाइम में ही हम मटेरियल प्रोक्योर कर लेते हैं, तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है सर। ऐसा मतलब हमने कभी फेस नहीं किया इस तरह से कभी भी कुछ हो। नहीं तो उसका मतलब वन कैन सेफली एज्यूम अमित जी की कंपनी इज कॉन्फिडेंट कि ये ट्रैक रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर देखिए बाजार में नॉर्मली जब हम कोई भी कंपनी को देखते हैं तब रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना पड़ता है कि कौन सा एरिया है जहां पे कंपनी थोड़ी सी वल्नरेबल है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप कॉन्फिडेंट है कि ऑर्डर बुक भी अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है, और ऑब्वियसली आप इतने सालों से ये प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करते हो, तो ऑब्वियसली यू हैव दोज वर्टिकल स्ट्रेंथ्स विद यू। तो एनीवे सर अमित जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को। लव जी आपका भी धन्यवाद। आई वुड विश बोथ ऑफ यू बेस्ट विशेस एंड योर टीम सर मेरे तरफ से, और सर पब्लिक इशू के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट।